नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेज नैन मोर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया। कोरोना की मार से आहत अर्थव्यवस्था को मरहम की दरकार थी, लेकिन क्या ये बजट वो मरहम बन पाया? इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले मोटा मोटा आपको बता दें कि इस बजट में मिडिल क्लास खाली हाथ रहा। सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया, न ही कोई छूट दी। हालांकि किफायती घर खरीदने वालों को ब्याज में 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट का समय 1 साल बढ़ाकर मार्च 2022 तक कर दिया। सरकार ने पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए कृषि सेस का प्रस्ताव रखा है। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट 49% से बढ़ाकर 74% कर दी है। बजट में सरकार के इन फैसलों का आम लोगों पर कितना असर पड़ेगा, बताएंगे हमारी खास रिपोर्ट में। बजट 2021-22 पर न सिर्फ कोरोना के जरिए 2020 में आई आफत से निपटने की जिम्मेदारी है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की चुनौती भी है। इसलिए 2021-22 के इस बजट में सबसे ज्यादा जोर आत्मनिर्भरता पर दिया गया है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। आत्मनिर्भर भारत का बजट, बेहतर 22 का बजट। 2 घंटे से करीब 10 मिनट कम के अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यही बड़े ऐलान किए और इसकी शुरुआत की गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कविता का जिक्र करके। Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. गुरुदेव की इन पंक्तियों के जिक्र का मकसद था मुश्किल वक्त में देशवासियों की उम्मीद को जगाए रखना और साल 21-22 के बजट पेश होने से पहले आम और खास की उम्मीदें भी कुछ ऐसी ही थी। अब सवाल है कि लोकसभा में साल 21-22 के लिए जो बजट पेश किया गया उसमें क्या क्या खास है, आप खुद सुनिए। There are two important features of this budget. It is that we chose to spend big on infrastructure, which spans across roads, bridges, ports, power generation, and so on, and also to, as a second feature, attend to the need of the health sector. तो बता दें कि वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान 2 ऐसे मुद्दे होते हैं जिनका असर सीधे आम आदमी के जीवन पर पड़ता है। पहली, आयकर स्लैब को लेकर हुआ ऐलान और दूसरा, बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। चलिए पहले सस्ते और महंगे के बारे में जानते हैं। इस बजट में विदेशी मोबाइल फोन और मोबाइल फोन के पार्ट, चार्जर, गाड़ियों के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंपोर्टेड कपड़े, सोलर इन्वर्टर, सोलर उपकरण और कॉटन महंगा हुआ है, जबकि स्टील का सामान, सोना, चांदी, तांबे का सामान और चमड़े से बना हुआ सामान सस्ता हुआ है। इसके अलावा आम लोगों की नजरें टैक्स स्लैब पर टिकी होती हैं। टैक्स भरने वाले करदाताओं को इस बार भी बजट में कुछ खास नहीं मिला है। लोगों को उम्मीद थी कि 2.5 लाख के बजाय इस बार 3 लाख की कमाई तक टैक्स नहीं भरने पड़ेंगे, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि जिस तरीके से 2 तिमाही में अर्थव्यवस्था नेगेटिव रही है, उसको देखते हुए इस बार टैक्स नहीं बढ़ना किसी राहत पैकेज से जरा भी कम नहीं है। हालांकि इस बजट में डीजल पर 4 रुपए और पेट्रोल पर 2.5 रुपए का कृषि सेस लगाया गया है, लेकिन ये सेस कंपनियों को देना होगा और आम लोगों की जेब पर इसका कोई असर नहीं होगा। चलिए अब इस बजट की खास बातों को जान लेते हैं। मसलन ये कि इस बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 2,23,846 करोड़ का ऐलान किया गया, जो कि पिछले बार की बजट राशि से 137% ज्यादा है।
कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ के फंड का ऐलान किया गया। रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है। बीमा के क्षेत्र में सरकार ने FDI की सीमा 74% तक बढ़ाई। जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू होगा। कपड़ा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और सक्षम बनाने के लिए 3 वर्षों की अवधि में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। वाहन स्क्रैप पॉलिसी के जरिए 20 साल पुरानी निजी गाड़ियां हटेंगी। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के आम बजट को कागजी दस्तावेज के बजाय टैबलेट से पढ़ा। सीतारमण 2021-22 का बजट पेश करते हुए सत्ता पक्ष की दूसरी कतार में रहीं। इस बार का बजट कागज पर प्रिंट नहीं हुआ, इसलिए इस बार बजट दस्तावेज सभी सांसदों समेत आम जनता के लिए डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध कराया जाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अपने बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खेती किसानी पर लंबी बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी सरकार किसानों के भले के लिए लगातार काम कर रही है और आगे भी उनके भले के लिए कई योजनाएं लेकर आई हैं। देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच सोमवार को जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया तो विपक्षी दल के नेता लोकसभा में हंगामा करने लगे। हालांकि इस हंगामे और किसान आंदोलन के बीच वित्त मंत्री ने देश को बताया कि उनकी सरकार किसानों के भले के लिए न सिर्फ संकल्पित है बल्कि वो उनके भले के लिए कई योजनाएं भी लेकर आई। अपने भाषण में वित्त मंत्री ने विस्तार से बताया कि उनकी सरकार MSP पर किसानों से लगातार फसलें खरीद रही है और इस खरीदारी की रकम में साल दर साल इजाफा ही हो रहा है। In case of wheat, the total amount paid to farmers in 2013-14 was 33,874 crores. In 2019-20, it was 62,802 crores. And even better, Honorable Speaker, in 2020-2021, this amount paid to farmers was 75,060 crores. यहाँ वित्त मंत्री ने ये भी बताया कि सरकार की कोशिशों की वजह से गेहूं उत्पादन करने वाले किसानों की संख्या पिछले साल के मुकाबले इस बार काफी बढ़ गई। यहाँ गेहूं के साथ ही वित्त मंत्री ने MSP पर धान की खरीदारी का भी जिक्र किया। For paddy, the amount paid in 2013-14 was 63,928 crores. In 2019-20, this increased to 1,41,930 crores. Even better, in 2020-2021, this is further, in 2020-21, this is further estimated, and I'm saying this is further estimated because the procurement is ongoing, and therefore I can't give you the final figure. This is further estimated to increase to 1,72,752 crores. वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार की धान की खरीद की वजह से पिछले साल 1.24 करोड़ किसानों को फायदा हुआ था, जबकि इस बार 1.54 करोड़ किसानों को फायदा हुआ है। यहाँ अपने भाषण में वित्त मंत्री दालों की खरीदारी का भी ब्यौरा दे रही हैं। In the case of pulses, the amount paid in 2013-14 was 236 crores. In 2019-20, this was increased to 8,285 crores. Now in 2021, it is at 10,530 crores. More than
40 times increase from 2013-14. वित्त मंत्री ने एमएसपी खरीद का तो ब्यौरा देश को दिया ही, साथ ही उन योजनाओं के बारे में भी बताया जिनका प्रावधान इस बार के बजट में किया गया है, जिसमें सरकार स्वामित्व योजना का सभी राज्य और संघ शासित प्रदेशों में विस्तार करेगी। वित्त वर्ष 2022 के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण लक्ष्य तय किया गया है। ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष में 33% बढ़ोतरी की गई है। बजट में सूक्ष्म सिंचाई कोष को भी दोगुना किया गया है। ऑपरेशन ग्रीन योजना में खराब होने वाले 22 और उत्पाद शामिल होंगे। 1000 अन्य मंडियों को इनाम से जोड़ने की सरकार की योजना है। एपीएमसी को कृषि बुनियादी ढांचा कोष तक पहुंच प्रदान की जाएगी। मछली पकड़ने के लिए 5 प्रमुख केंद्रों में और निवेश प्रस्तावित है, जबकि तमिलनाडु के बहुउद्देशीय समुद्री घास पार्क स्थापित किया जाएगा। साफ है, सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात पर लगातार कायम है और इसका खाका सरकार ने अपने बजट में खींच लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वित्त मंत्री ने रेलवे को लेकर कई घोषणाएं की। रेलवे को लेकर कितना बजट जारी किया गया है और क्या अन्य घोषणाएं की गई हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। वित्त मंत्री ने भारतीय रेल के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। बजट 2021 में वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय रेल योजना 2030 का भी ऐलान किया। इस योजना में भारत की भविष्य की रेल का प्लान तैयार किया गया है, जिस पर तेजी से काम किया जा रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन वाले रेलवे ट्रैक पर नए और आधुनिक कोच बनाए जा रहे हैं। चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण के लिए 63,000 करोड़ आवंटित किए गए। इसके साथ ही कई शहरों में मेट्रो लाइन को लाने पर जोर दिया जा रहा है और इस पर भी काम जारी है। वहीं कोची, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार फ्यूचर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर भी काम कर रही है। इसे ईस्ट कोस्ट फ्रेट कॉरिडोर के नाम से तैयार किया जा रहा है। ये कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा तक तैयार किया जा रहा है। जून 2022 तक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लागू कर दिया जाएगा। Honorable Speaker, sir, Indian Railways have prepared a National Rail Plan for India 2030. The plan is to create a future-ready railway system by 2030. Broad gauge route kilometers, RKM as they refer to, electrified is expected to reach 46,000 kilometers, 46,000 RKM. I am providing a record sum of 1,10,055 crores for railways, of which 1,07,100 crores is for capital expenditure only. इसके अलावा रेलवे में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए भी कई प्रावधान किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। बजट पेश होने के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की प्रशंसा की और इसे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट बताया। तो विरोधियों ने इस बजट पर चुटकी लेते हुए सरकार पर जमकर जुबानी तीर चलाए। आइटम नंबर 1, श्रीमती निर्मला सीतारमण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2021-22 की तारीफ की है। पीएम ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बीच ये बजट तैयार किया गया है। ये बजट कोरोना वायरस संक्रमण के काल में आत्मनिर्भर भारत का विजन है। पीएम ने लोक लुभावन और विकासशील बजट के लिए वित्त मंत्री और उनकी टीम को बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट के केंद्र में किसान है। इस बजट के जरिए देश को एक नया
आत्मविश्वास मिलेगा। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। बीजेपी के बड़े चेहरों ने इस बजट की तारीफ की है और कहा कि विकास को नई दिशा देगा। वर्ष का ये जो बजट है बहुत संतुलित और बहुत लोकहित का ये बजट ये पेश किया गया है। आज हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है उसमें विशेष तौर पर शिक्षा, उसमें स्वास्थ्य, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें जितने भी आवश्यक जितनी भी चीज़ें थी सामाजिक सुरक्षा के नाते भी बहुत सी चीज़ों का ध्यान में रखा है ताकि सामान्य समाज को उसका लाभ हो। देश को एक बहुत बड़ी विकास की एक उम्मीद जो है वो साकार होने जा रही है और मैं इस बात को भी कह सकता हूं कि भारत का यह बजट आत्मविश्वास के साथ भरा हुआ बजट है। अगर हम इस बात को लेकर के कहें कि आने वाले समय में भी एक बहुत बड़ी उम्मीद इस देश को इस बजट से हुई है। वही विपक्ष ने बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाओं की आलोचना की। कांग्रेस समेत कई विरोधी दलों ने कहा कि ये बजट किसी भी लिहाज से देश का बजट नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस बजट के जरिए देश को कुछ नहीं मिला है। वो है कि डिफेंस और एग्रीकल्चर, कृषि और हमारी सीमाओं पे सुरक्षा करना। डिफेंस बजट की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और एग्रीकल्चर में इन्होंने कोई स्कीम नहीं दी। हालांकि आंकड़े दिए हैं और आंकड़ों के आधार पे ये कहते हैं कि किसान खुश है, लेकिन किसान तो आंदोलन पे बैठा हुआ है। कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है क्या करती हो आपके देश के लिए, क्या दे रही हो किसानों के लिए, क्या इस इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए। ये ड्रामे बंद होने चाहिए। बजट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या आप जैसे आप कह रहे हैं कि डिजिटल पीस रह गया। एग्रीकल्चर का भट्ठा बढ़ा रहे हो और साथ में आपने इंडस्ट्री का भी भट्ठा बैठाया। आम लोगों को के आपने जेब पे ढाका डाला है। भैया ये एसेसरी सारी महंगी है, मोबाइल महंगे हो गए और उन स्पेयर पार्ट महंगे हो गए। आप कह रहे हो कि ये जो बजट है ये देश में पहला पेपरलेस बजट है। भैया ये जो बजट है ये बेसलेस बजट है। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਬਜਟ 2021-22 ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। विरोधी दलों के मुताबिक इन दिनों किसान अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इस बजट में किसानों को कुछ नहीं मिला, उनका ख्याल नहीं रखा गया। आम आदमी को कुछ नहीं मिला, महंगाई चरम पर पहुंच गई है। फिर इस बजट का क्या फायदा? लेकिन सरकार इस बजट की तारीफ करते नहीं थक रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।